जैसा कि प्रश्न आई हुई थी कि रूफ बोल्ट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना था, सपोर्ट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना था। प्रश्न सेकंड क्लास में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी रहती है और निकालने के लिए सपोर्ट प्लान तैयार करना पड़ता है। सेकंड क्लास में आपको यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी हुई है और आपको निकालना है क्या चीज, यहाँ पर लोड निकाल रहे हो, एल निकाल रहे हो, एल निकाल रहे हो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितनी आ रही है 1.2, 12 12 में 144, 144 में 1.5 का ये मल्टीप्लाई किए। और मुकेश वीडियो ऑफ कर लो, निकालिए इसको। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.5, 5.4। अब ये टन कहलाएगी, टन कहलाएगी। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.5 ये वॉल्यूम दे रही है, इंटू स्पेसिफिक डेंसिटी का एक्चुअल वैल्यू कितनी थी स्पेसिफिक डेंसिटी का, चलिए 2.5 रखते हैं, 5.4 वो अप्रॉक्स आ जाएगी उसमें, 5.4 टन आ गई। और ऊपर वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर आप देखोगे कि ऊपर वाली जो वैल्यू है प्रश्न में दी हुई थी 7.5 टन दिया हुआ था, 7.5 टन डिवाइडेड बाई 5.4 टन, 5.4 टन। अब इसको डिवाइड करो, ऊपर में कम रहेगा, ऊपर में कैसे कम रहेगा, नीचे से जो रूफ बोल्ट लगा रहा है ताकत सब रूफ फॉल हो जाएगा, ऊपर वाला कम रहेगा। तो जो ऊपर से लोड दे रहा है, तुम अपने दोस्त से लड़ रहा है तो तुम्हारी ताकत ज्यादा रहेगी तब ना तुम विजय होगा। तुम्हारी ताकत क्या है, रूफ बोल्ट है, नीचे से ज्यादा ताकत लगा नहीं होगी तब वो रूफ वाला टिक पाएगा। तो कितना यार 1.3 यानी कि 1.4 लगभग 38 आ रही है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब मैं आता हूं स्क्रीन पर, समझ में आया या अभिषेक कि समझा दे बोर्ड में अभी मैं, अभिषेक जी सर ठीक है सर, समझ में आ गया ना, रंजीत समझ में आ गया, हाँ सर। ठीक है। तो मैं आता हूं शेयर स्क्रीन पर, तो आप लोगों की स्क्रीन दिखाई दे रही है अभिषेक? जी सर दिख रही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखिए फिर कौन सी मैच करेगी, डी, इसमें तो फिर 1.38 है सर, तो 1.38 है तो आपको देखिए ये इसमें तो हम ऐसा 2.5 लिए थे, है ना, तो 2. ऑप्शन जो डेंसिटी दी हुई है 2.25 दी हुई है, अगर 2.5 लीजिएगा तो आ रही है अच्छा ऑप्शन बी आंसर आएगी, है ना, ऑप्शन बी आंसर आएगी। लेकिन 2.25 लीजिएगा स्पेसिफिक डेंसिटी को तो 4.86 आ रही है, जिसको डिवाइड करने पर 1.54 आ रहा है, तो यहाँ पर आ रही है डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो जो दी रहेगी वैल्यू उसको, हाँ क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिक डेविएटी दिया जाएगा, हाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिक डेंसिटी दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो 2.5 लेना, जो अप्रॉक्स इंडिया की जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है वो 2.5 रहती है। आगे बढ़े, रंजीत आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज कल मैं क्लास में याद दिलाइएगा, रूफ रॉक लोड निकालने का बताऊंगा कि रूफ जो है कितना लोड नीचे दे रही है, कैसे निकालते हैं, ठीक ना। स्टार्टिंग मेरी क्लास यहीं से होगी, सपोर्ट का पहला क्लास वो कहलाता है, एक प्रेशर आर्च थ्योरी और दूसरा रूफ रॉक लोड, लोड कितना नीचे दे रही है, कितना टन का लोड नीचे में 1 मीटर स्क्वायर में दे रहा है, वो निकालने का तरीका मैं बताऊंगा पहला क्लास में। मेथड का एक रहेगी सपोर्टिंग का मेथड का तरीका, और सपोर्ट प्लान भी हम लोग तैयार कर लेंगे, जरूरी है जानना उसको भी है, तो सेकंड क्लास से करके हाँ तो वो आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं, Which one of the following is not a notified disease under the provision of Mines Act 1952 regulation?
माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के तहत डिसीज जो को नोटिफाइड किया जाता है? मुकेश तुम बता। सेक्शन 24, 25, 26, 27। सेक्शन 25 माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 25 के तहत, जैसे कहते हो ना कि 307 करके आया है, तो वो नॉन माइनिंग पर्सन समझते हैं कि मर्डर करके आया है, हाफ मर्डर है ना। तो ऐसे हम लोगों को प्रिपेयर होना है कि सेक्शन 25 मतलब नोटिस ऑफ डिसीज, है ना। तो और उसी के साथ जो अपना जो कोल माइंस रेगुलेशन है जिसमें डिसीज नोटिस की बात की गई है, वहां पर रेगुलेशन क्या था 10, क्या हो गई है 9 है, 9 होगी जहां तक है। तो वहां पर रेगुलेशन नंबर 9 CMR 2017, और यहां पर माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 25 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गजट में जो नोटिफाइड की गई डिसीज रहती है, सेंट्रल भारत सरकार द्वारा जो ऑफिशियल गजट में जो नोटिफाइड की गई डिसीज है, जो 8 हम लोग देख चुके हैं, वो डिसीज के बारे में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटिफाइड डिसीज अंडर द प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट 1952। तो कल मैं लिखवाया हूं न्यूमोकोनियोसिस, बी सिलिकोसिस, सी एस्बेस्टोसिस, डी ट्यूबरक्यूलोसिस, ये ऑल ऑफ द अबव। तो कल मैं लिखाया हूं ट्यूबरक्यूलोसिस लिखाया हूं क्या? नहीं। तो यहाँ पर एस्बेस्टोसिस लिखाया था, तो एस्बेस्टोसिस, तो यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक लगाइएगा। यहाँ पर मैं कट पेस्ट करके भी लिखा हूं, ऊपर में लिखा हूं कि माइंस एक्ट 1952 सेक्शन 25 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गजट में निम्नलिखित डिसीज को नोटिफाइड किया गया है। ये जो है कोल डस्ट या अन्य प्रकार के डस्ट के कारण से न्यूमोकोनियोसिस होती है, सिलिका डस्ट के कारण सिलिकोसिस होती है, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टस डस्ट के कारण से होती है, मैग्नीज पॉइजनिंग मैग्नीज डस्ट के कारण से होती है, कैंसर ऑफ लंग, स्टोमैक, प्लेउरा, पेरिटोनियम जिसे मिसोथेलियोमास भी कहते हैं। इसके अलावा नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस और पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस और रेडियो एक्टिव किरणों के कारण से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये जो है 3 और डिसीज हैं जिसको नोटिफाइड किया गया है 2018 में, 2018 में भारत सरकार द्वारा। चले आगे बढ़े हम लोग। रंजीत और अभिषेक आगे बढ़े, कोई डाउट? जी सर। नो सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, स्टोन डस्ट बैरियर शुड बी प्रोवाइडेड इफ द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंस गैस इज डैश डैश और मोर। तो जो पहले था 123 का डी, अभी कौन सा है रेगुलेशन रिंशो? स्टोन डस्ट बैरियर। चलिए रेगुलेशन नंबर जो भी हो, है ना, अभी आप देख लीजिएगा, पहले 123 का डी था 1957 के रेगुलेशन के अनुसार। अभी जो है 143, 44, 45, 46 होगी, 146 होगी ना, 146 होगी। क्या है रेगुलेशन? स्टोन डस्ट बैरियर इसकी जिक्र किया गया है, 146 ही होगी। ठीक है। तो हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर शुड बी प्रोवाइडेड इफ द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंस गैस इज, तो वहां पर उस रेगुलेशन में लिखा हुआ है प्रत्येक गैसीय सीम, प्रत्येक डिग्री फर्स्ट, डिग्री सेकंड और थर्ड गैसीय सीम, लिखा हुआ है वहां पर कि प्रत्येक डिग्री सेकंड और थर्ड गैसीय सीम में या फर्स्ट डिग्री की गैसीय सीम में जहां पर खतरनाक मात्रा में गैस मिलने की संभावना है, वहां पर चीफ इंस्पेक्टर स्टोन डस्ट बैरियर लगाने की आदेश दे सकते हैं। तो ये है 146 में कहा गया है डिग्री सेकंड और थर्ड गैसीय माइंस। अब डिग्री सेकंड और थर्ड गैसीय माइंस में जो स्टोन डस्ट बैरियर 146 लिखा भी हुआ है, यहाँ पर 146 मैं ध्यान नहीं दिया, लिख दिया हूं। स्टोन डस्ट बैरियर 146 है और रेगुलेशन 166, ये दोनों से कोरिलेट करना है, जिसमें कहता है प्रिकॉशन अगेंस्ट इन्फ्लेमेबल एंड नॉक्सियस गैसेस, वहां पर कहा है। और रेगुलेशन 2 का ZB में कहा है गैसीय सीम ऑफ सेकेंड डिग्री, गैसीय सीम ऑफ सेकंड डिग्री 0.1% से अधिक अगर मिलती है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? डिग्री सेकंड गैसीय सीम। लेकिन
वो यहाँ पर परसेंटेज कितनी बतानी है वो चीज जो है आपको देखनी है। तो हम लोग वहां पर कहते हैं क्या चीज कि डिग्री सेकंड को किसको कहते हैं 0.5%। 0.5% से अधिक अगर गैस मिलिंग हुई है तो डिग्री सेकंड गैस माइंस में क्या बोलेंगे हम लोग, गैस मिली है। और 0.1% से अधिक है तो वो डिग्री फर्स्ट गैस माइंस के लिए एक बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और 1.25% से अधिक अगर गैस मिलती है तो डिग्री थर्ड, ये मिथेनोमीटर से मल्टी गैस डिटेक्टर से। तो ये याद रखे हो आप लोग 166 के तहत जो लिखी हुई है उसमें, तो 0.5% से अधिक, तो 0.5% से अधिक यहाँ पर नियरेस्ट आंसर कौन सी है 1, 0.2। तो यहां पर जो है ये नंबर ऑप्शन देंगे आप, नियरेस्ट आंसर जो 166 से रिलेट करता है क्या चीज है, ये नंबर 1% आंसर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा स्टोन डस्ट बैरियर, जहां तक है आपसे नहीं पूछेगी किसमें, NCL के एग्जामिनेशन में, लेकिन MCL के एग्जामिनेशन जो आप दोगे 19 तारीख के बाद मैं इसकी क्लास लूंगा। अगर यूट्यूब पे देखना चाहो, कल ही एक लड़के का फोन आया था, माइनिंग सरदार की ग्रुप बन रही है जो क्लासेस के लिए पूछ रहे थे, तो उसमें स्टोन डस्ट बैरियर की इतनी क्लियर बताया हूं आपको कि पढ़ोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं क्लास लूंगा आपको 19 तारीख के बाद, स्टोन डस्ट बैरियर कैसे बैठाते हैं, कितना अमाउंट में डस्ट जनरेट करते हैं। अभी यहाँ पर रहने देते हैं स्टोन डस्ट बैरियर का और प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल गैस एंड नॉक्सियस गैसेस का, और गैसेस सीमा ऑप्शन ए 1% ऑफ आर मोर, ठीक है। अगर 1% या ज्यादा रहता है तो फिर हम स्टोन डस्ट बैरियर बैठाएंगे। डिग्री 2 और डिग्री 3 कैसी माइंस, डिग्री थर्ड के लिए 1.25% से अधिक। अलग है उसका। 166 का रेगुलेशन पर कोरिलेट कीजिए ना, 166 रेगुलेशन में क्या दिया है और हमारा 146 रेगुलेशन में क्या कहा है। 146 रेगुलेशन में कहा है कि डिग्री सेकंड और थर्ड गैसी माइंस में स्टोन डस्ट बैरियर बैठाना ही बैठाना। फिर लिखता है कि अगर ऐसे डिग्री गैसी माइंस, डिग्री फर्स्ट गैसी माइंस जहां पर खतरनाक मात्रा में गैस मिलने की संभावना है, वैसे हम लोग कहते हैं 0.1% से अधिक डिग्री फर्स्ट गैस माइंस, लेकिन वहां पर खतरनाक मात्रा में यानी परसेंटेज बढ़ रही है, तब उसको कहेंगे खतरनाक मात्रा में गैस मिल रही है। तो वहां पर फिर हमको जो है कितना स्टोन डस्ट बैरियर लगाना है। चलिए आगे बढ़े। अभिषेक, जी सर। रंजीत, सर पिछला क्लास में एक और भी बोले थे सर। हाँ क्या क्या बोले अभिषेक, हाँ माइंस रूल बोले थे सर, लिखवा देंगे important माइंस वाले। रूल, चलिए इंपॉर्टेंट माइंस रूल लिख लीजिए। थोड़ा सा मैं 48 देख लेता हूँ, 40 मैं 50 तक टारगेट रखा था कि 50 तक करें। चलिए इसको कर लेते हैं, इस पेज को कर लेते हैं। Which controlled blasting method is to be used to control fly rock? इनमें से कौन सी मेथड है जो फ्लाई रॉक जो ओपन कास्ट में होती है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग अपनाते हैं। तो ए नंबर कहता है मफल्ड ब्लास्टिंग, बी नंबर कहता है प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग, सी नंबर कहता है लाइन ड्रेनिंग, डी नंबर कहता है कसन ब्लास्टिंग। तो ये जो मफल्ड ब्लास्टिंग है यानी मफलर, आप लोग मफलर ओढ़े हो ना, लोग मैं भी ओढ़ लेता हूँ, ठंड लग रही है काम, तो ये मफलर ओढ़ लिया मैं। तो मफलर ओढ़ना यानी कि होल को ढकना। 40 केजी का बालू का बोरी ले लो, चलो रंजीत 40 केजी का बालू उठाओ, अभिषेक 40 केजी का बालू उठाओ, कुंदन आप भी उठाओ 40 केजी का, और मुकेश कितने लोग उठा रहे हो, 40 केजी का बालू का बोरी उठा लिए। एक होल दिखाई दे रही है, उसके ऊपर बेल्ट का पट्टा रख दो और वो 40 केजी का बारूद जो है चारों कोनों पर हम लोग होल के चारों तरफ रख देंगे। यही कहलाती है मफलिंग। हम लोग माथा को ढकने के लिए मफलर ओढ़ते हैं और जो होल को, चार्ज होल्ड को ढकने के लिए ताकि पत्थर जो है दूर तक न उड़े, उसी को कहते हैं मफलिंग। तो यहाँ पर फ्लाई रॉक को कंट्रोल करने के लिए मफलिंग ब्लास्टिंग ए नंबर देंगे। लेकिन जान लीजिए प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग क्या होता है। जब हम लोग ब्लास्टिंग एरिया जो रहती है उस एरिया के 3 तरफ से हम लोग होल करके, जितना डेप्थ का शॉर्ट होल है, ब्लास्टिंग वाला होल है, उसी डेप्थ का होल करके जब 3 एरिया वाली
तीन साइड से हम लोग जब उसको होल करके स्मॉल अमाउंट ऑफ बारूद जो कि 10% 10 to 15%, अगर एक होल में आप 1 टन बारूद डाल रहे हो तो 150 केजी आप बारूद दोगे। ये प्री स्प्लिटिंग वाला होल में 150 केजी डालोगे। तो वहां पर जो है हम लोग तीन तरफ से उसको एक लाइन ड्रिल करके उसको ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे हल्का क्रेक जो है डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग। इसकी भी दो वीडियो अलग से जो है डली हुई है यूट्यूब में, आप लोग फुर्सत अभी देखने की जरूरत नहीं, सर्च करने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, लेकिन कहोगे तो मैं लिंक भी भेज दूंगा। तो सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग, चलो मैं आता हूँ। प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग, लाइन ड्रिलिंग और कसन ब्लास्टिंग बताना है। मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, शायद क्लास इसी में जो है स्टॉप हो जाए। देखिए बोर्ड पर आ गया मैं। दो चीज बतानी है, लाइन ड्रिलिंग, प्री स्प्लिटिंग, कसन ब्लास्टिंग। ये कंट्रोल ब्लास्टिंग के टेक्निक है। नेट का जाली, हाँ नेट का जाली के साथ है। तो कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक में बता रहा हूं, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक। इसके 3 मेथड है, जो कि पहला मेथड है आपका लाइन ड्रिलिंग। पहला मेथड है लाइन ड्रिलिंग। लाइन ड्रिलिंग में क्या करते हैं कि जो हमारी ब्लास्टिंग साइट है, ये है ब्लास्टिंग साइट, ये है ब्लास्टिंग साइट जिसमें नंबर ऑफ होल लगे हुए, नंबर ऑफ होल्स लगे हुए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस एरिया में विलेज है और हम चाहते हैं कि ब्लास्टिंग में ये जो एरिया इतने में वाइब्रेशन उत्पन्न हो और उससे आगे न बढ़े, तो इसके लिए हम लोग जो है इसके प्रोटेक्टेड एरिया में ये होल करते हैं, ये होल करते हैं। और होल की जो डायमीटर है वो जो ये वाली होल है, इस होल के डायमीटर के इक्विवेलेंट रहती है, लेकिन जो दूरी रहती है, हम लोग ये जो दूरी रखते हैं ये होल के डायमीटर के पार्ट ही होती है। डाया ऑफ होल, दो होल के बीच की दूरी कितनी रखेंगे? 1 मीटर। नहीं, एक होल का जो डायमीटर है ना उतने रखेंगे। एक होल का जो डायमीटर है नजदीक नजदीक हम लोग डालेंगे, लेकिन सटा के नहीं डालना है, तो एक दूसरे को हो जाएंगे। क्या करेंगे, ये डाया अपार्ट रहेगी और डेप्थ जो रहती है 10 to 15 मीटर। चलिए इतना समझ लीजिए अभी आप, है ना। तो ये हम लोग एक लाइन ड्रिल करके केवल बस छोड़ देते हैं। अगर इस एरिया में भी प्रोटेक्शन है, हाँ, तो वो जो है डिपेंड करती है कि ब्लास्टिंग बेंच कैसा है। तो ये हम लोग दो तरफ से जिस ओर प्रोटेक्ट करना है उस ओर होल ड्रिल करके छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है इसको। तो ये कहलाती है लाइन ड्रिलिंग। लाइन ड्रिलिंग क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा पर, जो कि प्री स्प्लिटिंग करना है। दूसरा पर जिसको प्री स्प्लिटिंग बोलते हैं, प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग में थोड़ा सा हम लोग डेप्थ को बढ़ाते हैं और जो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव है उसको हम लोग जो है 10 to 15% जक्सन चालू करने के लिए क्या ना केजी एक होल में हम लोग बारूद डाल रहे हैं, ये वाला, तो उसका 10 to 15% 10 से 15 केजी, 10 से 15 केजी ही इसमें बारूद हम लोग डालेंगे। क्लियर? थोड़ा सोना पड़ेगा कुंदन, है ना, इफिशिएंसी के लिए यहाँ से जाओ और सो, तब जो है दिमाग काम करेगी, है ना। सोना भी जरूरी है, कम से कम 4 से 5 घंटा रात में, और दिन में भी 1-1.5 घंटा रेस्ट करो, ठीक है, 6 घंटा। तो यहाँ पर जो है मैं तो नींद आएगी, क्लासेस में भी नींद आएगी। चल फिर लो, हाथ मुंह धो लो, नींद आ रही है तो। 10 to 15% ऑफ शॉर्ट होल, यानी कि जो शॉर्ट होल हम लोग ये जो इसमें चार्ज करेंगे, चार्ज की जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी,
अगर 100 केजी, अभी भी प्रियांशु पूछा कि आखिर इसमें हम लोग बारूद कितना डालेंगे, जो इसमें बारूद डाल रहे हैं इसका 10 से 15% ही बारूद डालते हैं, जो कि अगर 100 केजी डाल रहे हो तो 100 केजी का 15% 15 केजी होगा। 15 केजी बारूद डालेंगे और इसको ब्लास्ट करेंगे, तो ब्लास्ट करते तो इस तरह से क्रैक जो है डेवलप होता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ दे रहे हैं तो ये क्रैक डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? क्रैक डेवलप हो गया। इसको बोलते हैं प्री स्प्लिटिंग। क्लियर है सभी को? अब आते हैं जी सर। कसन ब्लास्टिंग में। तो कसन ब्लास्टिंग में हम लोग 2 से 3 रो, जब लाइन बेंचेज हायर बेंचेज का जब करते हैं तो उसमें 2 से 3 लाइन जो है प्रोटेक्टेड एरिया के अगेंस्ट में, ये तो पहले से थी ही, जो समझे आप, प्रोटेक्टेड एरिया के अगेंस्ट में हम लोग होल करते हैं। तो इसमें 2 रो करते हैं, ये 2 रो कर दिया मैंने, 2 रो कर दिया। और कसन ब्लास्टिंग का, इसको मैं हेडिंग चेंज कर देता हूं, कसन ब्लास्टिंग। कसन ब्लास्टिंग, कसन ब्लास्टिंग का नालंदा में याद दिला यार, ये स्याही जो है ना, ब्लैक वाला ले लेते हैं। ये ड्रैग लाइन यूज होता है, मतलब हाई वाल बेंचेज, हाई वाल यानी कि जो 30 मीटर 25 मीटर से ऊपर वाले रहते हैं उसको हम लोग हाई वाल बेंचेज बोलते हैं। तो हाई वाल बेंचेज पर जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों को अलोंग फाइनल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाँ अलोंग फाइनल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जहां हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं वो वहीं तक नहीं, उसी तक हम वाइब्रेशन को रखना चाह रहे हैं, तो वही अलोंग फाइनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन कहलाती है। कभी जब इधर वाला हमारा बेंच बढ़ रहा है, अच्छा तो दोनों लाइन जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं होल, तो उस तक दोनों होल में ही 30 से 40% जो है सो हाँ करेंगे, जितना आपका वो बीच में जो किया उससे हाँ 30% 40% कम करेगा। जैसे 100 केजी कर रहे हैं इसमें, तो इसमें जो है हम लोग, इसमें जो होल है 30%, एक होल की बात कर रहा हूँ। दोनों में जैसे दोनों होल किए हैं ना, तो लाइक हाँ एक होल 30 to 35% ऑफ मेन शॉट चार्ज। ये चार्ज की अमाउंट जो होगी इसमें हम लोग, यानी कि 100 केजी इसमें यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो है लोग 30 केजी से ही जो है यूज करेंगे। ज्यादा यूज करने पर वाइब्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा क्रैक डेवलप होता है, तो भी लिमिट ध्यान में रखनी पड़ती है। तो हम लोग केवल इसमें 30 केजी यूज करके इसको चार्ज करेंगे तो क्रैक डेवलप हो जाएगा, और आसपास जो बिल्टअप एरिया है, यानी कि घर है, बिल्डिंग्स है, वहां पर क्रैक जो है नहीं पहुंचेगी, जिससे कि वो उसकी खिड़कियां टूट जाती है, कांच की दीवार चटक जाते हैं और वाल जो है चटक जाते हैं। तो ये हो गई कसन ब्लास्टिंग। आप लोग समझ गए तीनों कंट्रोल ब्लास्टिंग की टेक्निक। एक अंडरग्राउंड में जो रहती है वो कहलाती है स्मूथ ब्लास्टिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग। अंडरग्राउंड में जो रहती है वो कहलाती है स्मूथ ब्लास्टिंग। रूफ और साइड में करके छोड़ देते हैं ना। हाँ उसमें चार्ज करते हैं कितना %? नहीं, चार्ज नहीं करते। बस ऐसे बोल देते हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो है हम लोग 48 समझ गए, मफल ब्लास्टिंग, प्री स्प्लिटिंग, लाइन ड्रिलिंग, कसन ब्लास्टिंग, तीनों समझ गए हैं। ऑप्शन ए को आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। इन ओपन कास्ट माइंस सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर हैंडलिंग द ओवरबर्डन। ओवरबर्डन को हैंडलिंग करने के लिए सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन लगाई जा रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द लोडिंग पॉइंट एंड द डंपिंग पॉइंट इज 5 किलोमीटर, यानी कि फेस से लेकर के जहां वो डंप हो रही है उसके बीच का दूरी 5 किलोमीटर है। द स्पीड ऑफ एम्प्टी डंपर इज, खाली वाला जब डंपर है जब डंप से फेस की ओर जाता है तो उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 25 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। व्हाइल द स्पीड लोडेड डंपर, जबकि जो भारी वाली भरा हुआ लोडेड डंपर जो है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। सो हाउ मच टाइम टेकन बाय द डंपर टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल में कितना कंप्लीट करती है, टाइम कितना लेती है, एक साइकिल में कितना कंप्लीट करती है। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बोर्ड पर टाइम जानने के लिए।
आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक का दिया हुआ है एमटी का स्पीड दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस भी दी हुई है, लोडेड का दिया हुआ है आपका 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर लोड में क्या निकल रही है टाइम, बस सिंपल सा फार्मूला जो 6-7 क्लास में आप लोग पढ़े हो, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, वही फार्मूला यहाँ पर लगनी है और कुछ नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो तो ये एमटी का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड जो दिया हुआ है आप जानते हो फार्मूला, क्या जानते हो, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस कहां से, फेस टू से लेकर के वो तक दिया हुआ है 5 किलोमीटर दिया हुआ है। अब आप टाइम निकालना चाह रहे हो, तो टाइम बराबर जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस जो है आपकी कितनी है, 5 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी दे रही है, ये टाइम आप निकाल रहे हो किसका, एमटी का पहले निकालो, ई फॉर एमटी का, एमटी टाइम का, तो एमटी टाइम निकाल रहे हो 5 किलोमीटर, और जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, स्पीड कितनी है 25 है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर आवर कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, पर आवर ऊपर पहुंच जाएगी। तो इसको डिवाइड करो, तो 5×5 = 25, 1/5 आ रही है। ये आवर को आप अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगी 60, ये हो गई मिनट। अब यहाँ पर भाग दो, तो 12×25 = 60 होता है, 12 मिनट लग रहे हैं, निकला। ये हो गया एम्प्टी टाइम का, यानी कि खाली डंपर जब डंप से कहां जाती है, फेस के पास, तो उसको जाने में कितना लग रही है, 12 मिनट लग रही है। अब आते हैं एम्प्टी टाइम के बाद लोडेड टाइम। तो लोडेड टाइम में भी वही रखेंगे, क्या रखेंगे, 5 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगी ही रहेगी, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 20 करेंगे। ये यूनिट जरूर लिखिएगा, ये किलोमीटर है, और ये जो है क्या है, किलोमीटर पर आवर है, पर आवर ऊपर पहुंच जाएगी। और अब इसको मिनट में जब बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 20 × 60, ये हो गई मिनट, 20 या 60 हो जाएगी, और 5 या 15 मिनट। अब दोनों टाइम को जोड़ दो, 15, 12, 27 मिनट। अब आप यहाँ पे देख लोगे कि साइकिल टाइम एक डंपर की जो है कितनी आ रही है, 27। समझ में आया अभिषेक? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके पहले कुछ पूछना पूछ सकते हो, बोर्ड वाली। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, ये 6-7 की क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसको कर सकते हो। ये मैं निकाल के भी बताया हूँ, है ना, अपने उससे, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो, जान सकते हो। तो ऑप्शन कौन सी होगी, देखिए क्या, ये कौन सी होगी, 27, 27 किस में आ रही है, ऑप्शन 15, 12 है ना, 27 नहीं, तो ई नहीं होगा, क्या होगा, 27 होगा, ठीक है, क्या होगा। अब देख लेना कि क्यों ई लिखा हूं, क्यों लिखा गया ई, डी अभी कर दे रहा हूं मैं, सेव भी कर दे रहा हूं इसको, क्योंकि आगे बनाया भी हूं, है ना। 27 ही आ रही है, गलत से ई लिखा गया है, नीचे में दिख रहा है 27 मिनट आई है ना। अच्छा, यहाँ पर इसलिए मैं ई लिखा था, ये जो डंपर खड़ी रहती है, काहे के लिए, लोड के लिए, वहां पर भी सॉवेल जब लोड देता है तो उसको भी टाइम लगती है ना, तो वो लोडिंग टाइम जिसको बोलते हैं, लोडिंग टाइम और अनलोडिंग टाइम इसमें इंक्लूड नहीं है ना, तो इसलिए जो है 30 मिनट किया था, लेकिन आप लोग 27 मिनट ही करना, ठीक ना। डाटा नहीं दिया है ना, बोल तो रहे, साइकिल टाइम कहलाती है, लोडिंग टाइम, एम्प्टी ट्रेवल टाइम, अनलोडिंग टाइम, लोडेड ट्रेवल टाइम, ये 4 टाइम को जोड़ करके साइकिल टाइम तैयार होती है। साइकिल टाइम तैयार होती है, लोडिंग टाइम, एम्प्टी ट्रेवल टाइम, अनलोडिंग टाइम, लोडिंग
लोडेड ट्रेवल टाइम। तो ये जो है 4 टाइम की होती है, लेकिन उसमें 2 टाइम नहीं दिया है, इसलिए आप सबको 27 मिनट ही मारना है। चलो अगर वो डेटा रहेगा तो उसको इंक्लूड कर देंगे। हाँ हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है ए सॉवेल बकेट ए साइज ऑफ 8 क्यूबिक मीटर। इस सॉवेल का जो बकेट है उसकी साइज दिया हुआ है 8 क्यूबिक मीटर, निगाही माइंस में ये चल रही है ना, 8 क्यूबिक मीटर की। बट रिमूव्ड मटेरियल ऑफ 7.1 क्यूबिक मीटर, लेकिन वो जो मटेरियल रिमूव कर रही है एक बकेट में जो उठा रही है एवरेज, वो 7.1 क्यूबिक मीटर उठा रही है। 6.5 क्यूबिक मीटर, 6 क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल एट डिफरेंट स्कूप, फाइंड द बकेट फिल फैक्टर। यहाँ पर स्कूप एक बार 7.1 क्यूबिक मीटर उठाई, एक बार जो है 6.5 क्यूबिक मीटर उठाई, एक बार जो है 6 क्यूबिक मीटर उठाई। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द बकेट फिल फैक्टर। बकेट फिल फैक्टर क्या होती है? मीन निकाल दोगे, तो वो जो है मीन निकालोगे और तीनों को सम करोगे, डिवाइड करोगे, और जो आएगी फिर जो है आपको परसेंटेज निकालने के लिए उसको 7.1 से डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे। 8 से करेंगे डिवाइड। हाँ 8 से डिवाइड करोगे, सॉरी 8 से डिवाइड करोगे। हाँ परसेंटेज में आएगा, लेकिन इंटू 100 में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट भी दिया हुआ है। समझ में आया यहाँ पर अभिषेक? तब फिर से बता दीजिए एक बात तो। देखिए यहाँ 7.1 3 बार बकेट उठा करके डंपर में डाला है, जिससे भर गई डंपर। पहला में 7.1 क्यूबिक मीटर निकला, दूसरा में 6.5 क्यूबिक मीटर डाला, तीसरा में 6 क्यूबिक मीटर डाला। अब तीनों को ऐड करोगे और 3 से भाग दोगे तो एवरेज निकल आएगी ना। ठीक है, तो हाँ एवरेज सर। निकल आएगी। हाँ रंजीत कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, कुछ नहीं बोला। ठीक ठीक है, तो एवरेज निकल आई। एवरेज निकलने के बाद आप उस एवरेज को टोटल रखना 8 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय जो एवरेज आएगी उसको, और इसको निकाल के डायरेक्ट निकालना, तो आपको कितनी आती है हाँ उल्टा करना होगा, जो एवरेज निकालोगे उसको ऊपर रखोगे और डिवाइड करोगे। ठीक है, मैं यहीं पर मीटिंग स्टॉप करता हूँ, ये आपके पास लिंक गई होगी। और 8 को नीचे रखना है कि ऊपर सर? नीचे नीचे 8 को आउटपुट, बकेट का साइज, बकेट साइज नीचे, 8 क्यूबिक मीटर को नीचे बकेट फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी, शेयर भी हो गई है, रिकॉर्ड भी हो गई है। इस क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, निकालिए। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ अभिषेक। ओके सर। एंड कर रहा हूँ मीटिंग। जी।